पाठ 2 ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था, फोन्स, लेटर्स एंड राइटिंग सिस्टम। पढ़िए और समझिए ध्वनि तथा वर्ण। जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं तो पता चलता है कि इन शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। जैसे मामा शब्द की रचना म जमा आ जमा म जमा आ ध्वनियों के मेल से हुई है। इसका अर्थ हुआ कि हर भाषा में दो तरह की ध्वनियां होती हैं, स्वर तथा व्यंजन, और इन्हीं दोनों तरह की ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा का आधार भाषा की ध्वनियां फोन्स होती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण, अल्फाबेट्स कहते हैं। अतः भाषाओं में ध्वनियां तो समान हो सकती हैं, पर उनके लिए बनाए गए वर्ण प्रायः अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में ग, द तथा स वर्ण जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, रोमन लिपि में जी, डी तथा एस वर्ण उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिए, वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप। ध्वनियां तथा उनका उच्चारण। अब प्रश्न उठता है कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि ध्वनियों का उच्चारण मुख से किया जाता है। वास्तव में बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु को मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। मुंह बंद करके कोई नहीं बोल सकता। जब वायु मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तो दो काम होते हैं। एक, कभी इस वायु को बिना किसी रुकावट या अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर निकाल दिया जाता है, और दो, कभी बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में जीभ या निचले ओठ द्वारा रुकावट पैदा की जाती है। वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले इन दोनों अंगों, जीभ तथा निचले ओठ को उच्चारण अवयव, आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध कर सके। जैसे आ, ई, ए, ओ आदि। व्यंजन। परंतु यदि आप प या त का उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि प के उच्चारण के समय निचला ओठ ऊपर उठकर ऊपर के ओठ को स्पर्श करता है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता पूरी तरह रोक देता है। बाद में जब ओठ नीचे आता है तब वायु बाहर निकलती है। इसी तरह से त के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर के दांतों को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव, जीभ या ओठ मुख में विभिन्न स्थानों पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। इसके अलावा
यह भी ध्यान रखिए कि अलग से स्वतंत्र रूप में व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। आप प, पा, पी, पी, पु, पू, पे, पई, पो आदि तो बोल सकते हैं, पर स्वर रहित प अलग से नहीं बोल सकते। स्वर ध्वनियां तथा उनके भेद। हिंदी में दो तरह की स्वर ध्वनियां हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर में अंतर। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर का अंतर दोनों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। वास्तव में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। हिंदी के ह्रस्व स्वर। संस्कृत से हिंदी को निम्नलिखित 4 ह्रस्व स्वर प्राप्त हुए थे। अ, ई, उ तथा र। इनमें से र का उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया है। इसे र व्यंजन के रूप में बोला जाता है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिंदी के दीर्घ स्वर। हिंदी के दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्रमुख स्वर और उनका उच्चारण। र स्वर। संस्कृत में र का उच्चारण और हिंदी में र के उच्चारण में काफी अंतर आ गया है। हिंदी में आने के बाद स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र, जमा, ई, री के रूप में करने लगे हैं। हिंदी में रिक्त तथा ऋचा शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर संस्कृत के वे शब्द जिनमें र स्वर आता है उनका लेखन संस्कृत की ही भांति र वर्ण से ही किया जाता है, जैसे ऋतु, ऋषि, मृग, दृश्य आदि। अनुनासिक स्वर। संस्कृत से प्राप्त सभी स्वर ध्वनियां निर्नुनासिक, नॉन नेजल या मौखिक ओरल थीं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय वायु केवल मुख के रास्ते से ही बाहर निकलती है। लेकिन हिंदी में आकर सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से होने लगा, केवल मुख से हवा बाहर निकालकर तथा मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकालकर। इस तरह हिंदी में दो तरह के स्वर हो गए, निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर, ओरल वॉवल्स तथा नासिकीकृत स्वर, नेजलाइज्ड वॉवल्स। नासिकीकृत स्वरों को ही अनुनासिक कहा गया। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। अनुनासिकों का लेखन। अनुनासिक स्वरों को लिखकर दिखाने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। ध्यान रखिए, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली हैं, अर्थात मात्रा चिन्ह नहीं हैं, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, जैसे अंगीठी, अंगोछा, आंख, गांव, चांद, भांग, पूंछ, मूंछ आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, तो उन वर्णों के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा, जैसे
सींच, गेंद, गोंद, चोंच, केंचुली, 34, मैं, 64 आदि। व्यंजन ध्वनियां तथा उनके भेद। व्यंजनों के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। आइए इन दोनों आधार पर किए गए व्यंजन के भेदों को विस्तार से समझते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताया गया था कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। हम सबके मुख के ऊपरी जबड़े में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जीभ या निचला ओठ पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। हमारे मुख में प्रमुख उच्चारण स्थान हैं ऊपर का ओठ, ऊपर के दांत, वर्त्स, ऊपर दांतों के पीछे का कठोर भाग, तालु, मूर्धा, कंठ, स्वर यंत्र आदि। इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वर्त्स्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि कहे जाते हैं। निम्नलिखित से उच्चारण के स्थान पर होने वाले व्यंजनों के वर्गीकरण को समझा जा सकता है। कंठ्य, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत्य, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य, व, फ, वर्त्स्य, स, ज, र, ल। स्वर यंत्रीय, ह उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण अवयवों जीभ और निचला ओठ द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे उच्चारण प्रयत्न कहलाते हैं। इन अलग अलग उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के अलग अलग भेद सामने आते हैं। कुछ प्रमुख प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के कुछ भेद नीचे दिए जा रहे हैं। 1. उच्चारण अवयव का उच्चारण स्थान को स्पर्श करना अथवा न करना। स्पर्शी व्यंजन स्टॉप्स। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। पांचों वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के सभी 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजनों के उदाहरण।
संघर्षी व्यंजन, फ्रिकेटिव्स। इन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श तो नहीं करते, पर उनके इतना अधिक निकट पहुंच जाते हैं कि मुख से बाहर निकलने वाली वायु इन दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप जो व्यंजन उच्चरित होते हैं वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले हिंदी के व्यंजन हैं स, श, श, ह, ज, फ आदि। 2. मुख और नासिका दोनों से अथवा केवल मुख से वायु बाहर निकलना। नासिक्य तथा निर्नुनासिक मौखिक व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है वे व्यंजन नासिक्य व्यंजन तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है वे मौखिक या निर्नुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत वर्गों के सभी पंचम व्यंजन म, न, ण, ञ, ङ तथा अनुस्वार आते हैं। इन्हें छोड़कर शेष बचे अन्य व्यंजन निर्नुनासिक हैं। 3. अवरोध की मात्रा कम। अंतस्थ व्यंजन। इस वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं य, र, ल तथा व। संस्कृत आचार्यों ने इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा था। इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों द्वारा मुख में अवरोध तो उत्पन्न किया जाता है, पर अवरोध की मात्रा कम होती है। इस वर्ग में आने वाले व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अर्धस्वर य, व, लुंठित र, पार्श्विक ल, अयोगवाह। संस्कृत के आचार्यों ने अनुस्वार अ एवं विसर्ग अह को अयोगवाह कहा था। वर्णमाला में इन्हें क्रमशः अ तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वास्तव में अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लगने वाला एक बिंदु है तथा विसर्ग का चिन्ह स्वर के बाद लगने वाले 2 बिंदु। चूंकि वर्णमाला के अन्य सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए इन व्यंजनों को भी अ का आधार लेकर क्रमशः अ तथा अह के रूप में दिखाया गया है। अ के साथ दिखाए जाने के कारण ही संस्कृत आचार्यों ने इनको संभवतः अयोग्यवाह कहा होगा। आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। 1. अनुस्वार। ध्यान रखिए, अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। इसे वर्णमाला में अ के ऊपर बिंदु लगाकर अ के रूप में दिखाया जाता है। यह वर्ण एक ऐसी नासिकीय व्यंजन ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसका उच्चारण अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। वास्तव में इसका उच्चारण क वर्ग के व्यंजनों के पहले अंगा के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले ञ के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। इसे अनुस्वार कहा जाता है। संस्कृत में इसे पंचम वर्णों से लिखा जाता था,
परंतु हिंदी की मानक वर्तनी में अनुस्वार के लिए बिंदु लगाए जाने का प्रावधान है, जैसे अमानक गंगा, मानक गंगा, कंचा कंचा, शांत शांत, पंखा पंखा, अंडा अंडा, अंबा अंबा, पंजाब पंजाब, कंटक कंटक, चंपा चंपा। इनके अतिरिक्त जब अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण म के रूप में किया जाता है। 2. विसर्ग। वर्णमाला में विसर्ग को भी अ के साथ लगाकर अह के रूप में दिखाया जाता है, पर है यह भी एक व्यंजन ध्वनि। वास्तव में संस्कृत में 2 तरह के ह उच्चरित होते थे। एक के लिए ह वर्ण बनाया गया था तथा दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो गया है। इसे भी ह की भांति उच्चरित किया जाने लगा है। अतः हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि के उच्चारण में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों को लिखते समय ही हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे अतः, स्वतः, प्रायः आदि। परंतु हिंदी भाषा भाषी प्रातः, स्वतः, प्रायः का उच्चारण क्रमशः प्रातः, स्वतः तथा प्रायः के रूप में ही करता है। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आ गई हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण ऐसी अनेक ध्वनियां आ गई हैं जो पहले से हिंदी में मौजूद नहीं थीं। इनमें स्वर ध्वनियां भी हैं तथा व्यंजन ध्वनियां भी। इनके लिए हिंदी में नए वर्ण भी विकसित किए गए हैं। ये ध्वनियां तथा उनके वर्ण इस प्रकार हैं। आगत स्वर ओ, बॉल, शॉल, डॉक्टर, कॉफी, डॉल आदि। आगत व्यंजन ज, फ। आगत शब्दों को लिखते समय इन वर्णों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे शब्दों के अर्थ के अंतर को स्पष्ट किया जा सके, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, फन, सांप का, फन, हुनर, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। इस तरह आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु, नुक्ता लगाकर ज तथा फ नए वर्ण बनाए गए हैं तथा आगत स्वर के लिए परंपरागत वर्ण आ के ऊपर चंद्राकार मात्रा लगाकर ओ वर्ण बनाया गया है। वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण। अब आप समझ गए होंगे कि स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का संबंध उच्चरित या मौखिक भाषा से होता है। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ लिपि चिन्ह बनाए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी में हम जिन ध्वनियों को क, त तथा प वर्णों से लिखकर दिखाते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं के लिए
के, टी तथा पी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, जिस तरह अनेक फूलों को एक स्थान पर रखकर तथा एक धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी तरह प्रत्येक लिपि के वर्णों को एक साथ एक स्थान पर रखकर अध्ययन किया जाता है। इसे ही वर्णमाला कहते हैं। सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रखकर दिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला। मौखिक स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, आगत स्वर औ, अनुनासिक स्वर अं, आ, ई, उ, ए, उ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। आगत व्यंजन ज, फ। स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण। हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ये सभी स्वर शब्दों में स्वतंत्र रूप से भी बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ मिलाकर भी बोले जाते हैं, जैसे ईख, ऊन, अनार, आग, ओस आदि शब्दों में ई, उ, अ, आ, ओ स्वर स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, लेकिन किसान, दुकान, काला आदि शब्दों में स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर बोला जाता है। किसान शब्द क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के योग से बना है, पर हम बोलते समय स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर ही बोलते हैं। हिंदी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं में स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर ही बोला जाता है, परंतु हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में पुट शब्द के उच्चारण में अंग्रेजी भाषा भाषी पू ही बोलता है, पर लिखते समय पी व्यंजन को अलग तथा यू स्वर को अलग लिखता है। हिंदी भाषा में इस ढंग से विचार किया गया कि जिस तरह से स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोला जाता है, वैसे ही उनको मिलाकर लिखा भी जाए। इसीलिए मिलाकर लिखे जाने के लिए सभी स्वर वर्णों के अलग चिन्ह बनाए गए। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए बनाए गए ये स्वर वर्ण ही मात्रा वर्ण या मात्रा चिन्ह कहे जाते हैं। चूंकि अ स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ण में शामिल ही है, अतः अ को छोड़कर शेष सभी स्वर ध्वनियों के लिए अलग मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई। देखिए सभी स्वर एवं उनकी मात्राएं। वर्ण मात्रा उदाहरण अ, स जमा अ बराबर स, आ, स जमा आ बराबर सा, इ, स जमा इ
बराबर सी, ई। स जमा ई बराबर सी। उ, स जमा उ बराबर सु। ऊ, स जमा ऊ बराबर सू। री, स जमा री बराबर श्री। ए, स जमा ए बराबर से। ए, स जमा ए बराबर से। ओ, स जमा ओ बराबर सो। औ, स जमा औ बराबर सौ। र जमा उ, ऊ की स्थिति अन्य व्यंजनों से भिन्न है। उ, ऊ की मात्राएं र व्यंजन में वर्ण के नीचे न लगकर इस प्रकार लगती हैं। र जमा उ बराबर रू। र जमा ऊ बराबर रू। हिंदी की लेखन व्यवस्था या वर्तनी। हिंदी की लेखन व्यवस्था या वर्तनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. मात्रा युक्त वर्ण। आपको यह बताया जा चुका है कि हिंदी में हम जिस तरह के व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोलते हैं, उसी तरह व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखते भी हैं। इसीलिए मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण विकसित किए गए। इन्हीं वर्णों को मात्रा चिन्ह कहा गया। व्यंजनों को मात्रा चिन्हों के साथ मिलाकर इस प्रकार लिखा जाता है। क, का, कि, की, कु, कू, क्री, के, कई, को, कऊ, च, चा, चि, ची, चु, चू, श्री, चे, चई, चो, चौ आदि। र वर्ण के साथ उ, ऊ की मात्राएं नीचे न लगाकर र वर्ण के पेट में इस प्रकार लगाई जाती हैं। रु तथा रू। दूसरा, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन तथा उनका लेखन। जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ संयुक्त वर्ण हैं, यथा युक्त, चिन्ह, द्वारा, क्या इत्यादि। इसी प्रकार से जब एक ही प्रकार के स्वर रहित व्यंजन और स्वर युक्त व्यंजन का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। उदाहरणार्थ पत्ता, बच्चा, सज्जन, चम्मच इत्यादि। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर मानक रूप में कैसे लिखें, इसके लिए निम्नलिखित कार्य करें। क, सबसे पहले सभी व्यंजन वर्णों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार विभाजित कर लें। व्यंजन वर्ण, खड़ी पाई युक्त, पूरी खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई मध्य में आने वाले क, फ, फ, खड़ी पाई अंत में आने वाले ख, ग, घ, च, ज, ज, झ, ण,
त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श। स, अधूरी खड़ी पाई वाले अंग, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। खड़ी पाई रहित छ, र, ख। इस तरह सभी व्यंजन वर्णों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य में पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। 2. अंत में पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। 3. अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन तथा 4. बिना खड़ी पाई वाले या खड़ी पाई रहित व्यंजन। इन 4 तरह के व्यंजन वर्णों को मिलाकर मानक रूप में लिखे जाने के निम्नलिखित 4 नियम हैं। 1. मध्य में पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। इस वर्ग में आने वाले व्यंजन हैं क तथा फ तथा फ। इनको किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ मिलाकर लिखते समय खड़ी पाई के बाद में आने वाले हुक या सूंड को सीधा और छोटा करें तथा शेष वर्ण को क, फ, फ अगले वर्ण से जोड़कर लिख दें, जैसे क्यारी, वाक्य, क्यों, पक्का, दफ्तर, हफ्ता आदि। 2. अंत में पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। इस वर्ग में आने वाले वर्णों की संख्या अधिकतम है। ये हैं ख, ग, घ, च, ज, ज, झ, व, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स। इन वर्णों को मिलाकर लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दें और बचे हुए वर्ण को अगले वर्ण से मिलाकर इस प्रकार लिख दें। न, त, प, च, ज, ल आदि। देखिए उदाहरण: गन्ना, दिल्ली, बच्चा, पत्ता, गिल्ली, अम्मा, रस्सी, सप्ताह, राज्य, पत्थर, काव्य आदि। 3. अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। इस वर्ग में केवल 6 वर्ण आते हैं: ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इनको मिलाकर लिखते समय इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दें और पूरा वर्ण यथावत रूप में लिख दें, जैसे मिट्टी, अड्डा, गद्दी, द्वितीय, ब्रह्म, चिन्ह, विद्वान आदि। अतः ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति इन शब्दों को मिट्टी, अड्डा, गद्दी, विद्या, ब्रह्म, चिन्ह के रूप में लिखता है तो ये रूप मानक नहीं हैं। 4. खड़ी पाई रहित व्यंजन। इस वर्ग में 2 वर्ण ही आते हैं, छ तथा र। जहाँ तक 6 वर्ण को मिलाकर लिखे जाने की बात है, हिंदी में छ किसी भी वर्ण के साथ मिलकर कोई शब्द नहीं बनाता है। अतः इसके लेखन के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि र व्यंजन के संयुक्त रूपों का प्रश्न है तो नीचे इसकी विस्तार से चर्चा की गई है।
र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए 3 चिन्ह बनाए गए हैं, जो 3 अलग अलग स्थितियों के लिए हैं। 1. र जमा स्वर। जब र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो हमेशा उसे र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे र जमा आ बराबर रा, र जमा ई बराबर री, र जमा उ बराबर रू आदि। देखिए उदाहरण। रात, रेखा, रुपया, रूस, रोटी, रौनक आदि। 2. र जमा स्वर सहित व्यंजन। जब र व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो यह दूसरे चिन्ह से लिखा जाता है। इस चिन्ह को रेफ कहते हैं। यह चिन्ह उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिल रहा होता है, जैसे सर्प, धर्म, कर्म, तर्क, कुर्की आदि। 3. स्वर रहित व्यंजन जमा र। स्वर रहित व्यंजन जमा र का लेखन तीसरे चिन्ह से किया जाता है। चूंकि यह खड़ी पाई के पैरों में लगा रहता है, अतः इसे पदेन कहते हैं। इसकी निम्नलिखित स्थितियां संभव हैं। क. पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। र का तीसरा चिन्ह खड़ी पाई में नीचे की ओर हुक की तरह लगाया जाता है, जैसे क्र, फ्र, प्र, म्र, नृ, त्र आदि। देखिए उदाहरण। प्रेम, क्रम, भ्रम, यात्रा, उम्र आदि। श जमा र बराबर। चूंकि श भी पूरी खड़ी पाई वाला व्यंजन है और इसे र के साथ मिलाकर श्र के रूप में लिखा जाना चाहिए था, पर मानक वर्तनी में उन्हीं रूपों को स्वीकार किया गया जो संस्कृत में प्रचलित थे। संस्कृत में श, SH ध्वनि के लिए 2 वर्ण बनाए गए थे, श्र तथा श। ये दोनों निम्नलिखित स्थितियों के लिए हैं। 1. श, SH जमा र। री के लिए चिन्ह है र। उदाहरण श जमा र। री बराबर श्रम, श्रीमान, आश्रय, श्रृंगार आदि। 2. श, SH जमा अन्य किसी भी व्यंजन के लिए चिन्ह है श। उदाहरण श्याम, श्वान, विश्वास, वैश्य आदि। ख. अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों में कुल 6 वर्ण आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इनमें भी 2 तरह के वर्ण हैं। एक, जिनमें खड़ी पाई ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में आती है, द तथा ह। चूंकि इनमें नीचे की ओर भी खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः पदेन चिन्ह
नीचे खड़ी पाई में इस प्रकार लग जाता है। द्र तथा ह्र जैसे द्रुम, द्रुत, हस्व आदि। 2. जिनमें खड़ी पाई केवल ऊपरी भाग में होती है, वर्ण के निचले भाग में खड़ी पाई न होने के कारण वर्ण को हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। ट्र, ड्र। इस तरह ट्र में लगे में एक हिस्सा र का है और दूसरा हलंत का। उदाहरण: ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रम आदि। ध्यान रखिए, ठ जमा र तथा ढ जमा र से बनने वाला कोई भी शब्द हिंदी में नहीं है, अतः इनके संयुक्त रूपों के लेखन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। इस वर्ग में छ तथा र वर्ण आते हैं। 1. छ जमा र। हिंदी में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें छ जमा र आता हो, अतः इसके संयुक्त रूपों को लिखने की चिंता न करें। 2. र जमा र। इस स्थिति में दूसरा नियम लागू होता है और पहले र को रेफ से र के रूप में लिखा जाता है, जैसे गुर्राना, टर्राना आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए एक वर्ण वाले चिन्ह बनाए गए हैं। हिंदी की वर्णमाला के अंत में आने वाले क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र ऐसे ही वर्ण हैं। इन वर्णों की रचना निम्नलिखित ध्वनियों के मेल से हुई है। क्ष, यह वर्ण क तथा श व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है, जैसे रक्षा, शिक्षा, कक्षा, दक्ष, यक्ष आदि। त्र, यह त तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। हिंदी की मानक वर्तनी के अनुसार इसका मानक रूप है त्र, जैसे यात्रा, पत्र, पुत्र आदि। ज्ञ, यह ज तथा ञ व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बना है, पर हिंदी भाषाभाषी इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में करते हैं, जैसे आज्ञा, ज्ञानी, प्रतिज्ञा आदि। वास्तव में आज्ञा शब्द का उच्चारण आज्ञा के रूप में किया जाता है। श्र, यह श तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसका उच्चारण श्र के रूप में किया जाता है, जैसे श्रम, श्रीमान, श्रवण, परिश्रम इत्यादि। हमने सीखा वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिए निर्मित लिखित चिन्ह हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। हमारी वर्णमाला में स्वरों के लिए 2 तरह के वर्ण हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से उच्चरित किए जाने वाले स्वरों के वर्ण, जैसे अ, आ,
इ, ई आदि तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर उच्चरित किए जाने वाले स्वरों के चिन्ह, जिन्हें मात्रा कहते हैं। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के चिन्ह बिंदु हैं और यही इसका मानक वर्ण है। अनुनासिक वे नासिक्य स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह तथा नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। विसर्ग का उच्चारण हिंदी में समाप्त हो गया है और इसे भी ह के रूप में ही बोला जाता है। आगत व्यंजन हैं ज तथा फ तथा आगत स्वर है औ।